कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमने न्यूमेरिकल्स देखे और अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोगों को समझ में आ रहा है कंसेप्ट, और न्यूमेरिकल्स जो आप सॉल्व करके भेज रहे हो वो ज़्यादातर लोगों के ठीक हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करो, यूनिट लिखना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखो। बाकी ज़्यादातर लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो कुछ एक न्यूमेरिकल्स कल के एक्सरसाइज में बच गए थे, यानी कल जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और कुछ एक सर्किट्स रह गए थे, उसको पहले अपन कर लेते हैं। पहले उनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो देखें, कल ये सब चल रहा था, 2-3 न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। एक न्यूमेरिकल देखें ये कि ये वाला बचा हुआ है, फाइंड द ओके, इसको इधर ले लेते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। पॉज करो, अपने आप करो, अब आपको आता है। नाउ आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि आपको आता है, तो इसे पॉज करो और पॉज करके इसे सॉल्व करो। फिर उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए आपको करना है, पेपर पेन आपके पास अब होना चाहिए। जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करते हो, पेपर पेन आपके पास पहले से होना चाहिए। जहाँ इस तरह का मौका है, पॉज करें और उसको खुद से सॉल्व करें। तो करंट पता करना है, तो वोल्टेज इज गिवन। हमें ये दिख रहा है कि वोल्टेज V इज़ 4.5 वोल्ट, और अलग अलग रजिस्टर्स दिख रहे हैं। हमको इन रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना है, और उसके लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये एक सेंट्रल कॉम्बिनेशन है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, और फिर इन दोनों के साथ में ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है। तो अगर हम सिर्फ इसको फोकस करें तो देखो, ये 6 ओम का एक रेजिस्टर है जो पैरेलल में 1 ओम और 3 ओम के रेजिस्टर्स के साथ में कंबाइंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। 1 ओम प्लस 3 ओम, दैट इज 4 ओम। अब 4 ओम, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक 4 ओम का रेजिस्टर है जो 6 ओम के रेजिस्टर के साथ में पैरेलल में है। आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि जब 6 और 4 का, अब ये इसको आप देखो, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ, आपको ये तो पता चली गया कि ये पैरेलल है। तो फॉर्मूला ये लगता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 की जगह मैं 6 लिख दूँ डायरेक्ट, और इसकी जगह 4 लिख दूँ। तो यहाँ पे 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 + 3, दैट इज 5/12। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/RP। तो RP का वैल्यू क्या हुआ, RP का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 12/5। हाँ, और 12/5 को हम 2.4 भी लिख सकते हैं ना। तो 2.4 ओम इन दोनों का कंबाइंड, यानी कि अब तो पूरा चला जाएगा। ओके, इसकी जगह पे मैं, इन दोनों की जगह पे मैं यहाँ पे 2.4 ओम लिख रहा हूँ। 3.4, 2.4 एंड 3, इन तीनों को ऐड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2 + R3। तो 3.6 इज R1 + R2 हमने निकाला है 2.4 + 3। तो देखो 3.6 + 2.4, 6 + 3, 9 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट। I इक्वल टू V/R। V इज 4.5 एंड R is 9।
तो क्या बना 0.5, हाँ 0.5 एम्पियर करंट इस ओवरऑल सर्किट में से जा रहा है, 0.5 एम्पियर। समझ में आ गया, हमने ये कैलकुलेशन कर दिया। अब आप मुझे आज का अपना होमवर्क लिख लो। आपको मुझे क्या बताना है, हमने क्या कैलकुलेट किया, मैं आपको दोबारा याद दिला दूं। हमने करंट निकाल दिया है, इसमें से करंट जो जा रहा है I, दैट इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर करंट निकाल दिया। ये करंट ऐसे जाएगा, पूरे सर्किट में 0.5 ही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट पे जा कर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको करंट, आप कैलकुलेट करो करंट इन 6 ओम रेजिस्टर एंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का, है ना। हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे हमने इसमें क्वेश्चन जोड़ दिया है। आपने इसे अपने आप करके, और जैसे आप रोज़ कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, रोज़ व्हाट्सएप पे जो आप भेज रहे हो तो आप वैसे भेज दो। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 4 cells of 2 volt each connected to a key, an ammeter and 2 resistors of 2 ohm and 3 ohm respectively in series, and a voltmeter to measure potential difference across 3 ohm। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट छपा हुआ है। 3 ohm रजिस्टर, अपन इसको पूरा कर लेते हैं। तो चलो पॉज करो, अपने आप करो, आता है आपको ये। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टेंट ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट, 8 वोल्ट की बैटरी हो गई। 1, ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है ना। 4 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट, ये एक बैटरी बना रहे हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, 2 × 4, 2 वोल्ट × 4 दैट इज 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कनेक्टेड टू अ की, यहाँ पे एक की लगा देते हैं, एंड 2 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम रेस्पेक्टिवली इन सीरीज। 2 ओम और 3 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टर्स, 2 ओम एंड 3 ओम, and a voltmeter to measure potential difference across 3 ohm resistor। तो हमें क्वेश्चन क्या होगा ये कि what will be the reading of voltmeter। हाँ, हमें रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बताना है। तो वोल्टमीटर का रीडिंग कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या याद रखना है कि दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट होता है वो तो सेम रहता है सब दूर। देयर विल बी सेम ओवरऑल करंट थ्रू आउट द सर्किट, बट सिंस 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, V1 एंड V2। तो हमको यहाँ पे ये V2 पता करना है। हम V1 V2 दोनों पता कर सकते हैं। पॉज करो, कर लो। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2 निकाल लो। 2 ही हैं, सिंपल। 2 + 3 5 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट गया, इसमें भी 5, इसमें जो करंट गया वो हमें निकालना है। सेम जाएगा I = V/R। I आपके पास है पहले से, हाँ, V आपके पास है पहले से, ये I आपको निकालना है। तो V/R इज 8/R, आपने ये निकाला भी, 2 + 3 5। तो क्या बना, ये बन गया 1.6, है ना, 1.4 नहीं, हाँ 1.6 एम्पियर। 5 × 5 एंड 30, 5 × 6 30, 1.6 एम्पियर हो गया। अब ये 1.6 एम्पियर का
करंट इसमें से होके जा रहा है। अब आपको ये यहाँ पर V1 निकालना है, तो V1 इज I R1, और V2 निकालना है तो दैट वुड बी I R2। पहले भी कर चुके हैं हम ऐसा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमें सिर्फ ये पूछा है, तो हम निकाल देंगे कि V2 इक्वल टू I इज 1.6, R2 इज 3, 4.8 वोल्ट। ये पूछा होता तो हम कहते V1 इक्वल टू 1.6 इंटू 2 दैट इज 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट और 4.8 वोल्ट दोनों को ऐड करके देखो, दोनों का सम 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। हाँ, 4.8 और 0.2 5 प्लस 3 8, तो ये 8 वोल्ट का वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको करना है बिना घबराए, कॉन्फिडेंट रहना है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहले इसको पकड़ो। चलो आपको एक बार अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? सर्किट को ध्यान से देखो, अपने आप करना है आपको, ये दिमाग लगाना है अपना। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। ये थोड़ा सा कम लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये प्लस माइनस है, ये है R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, है ना। ये अमीटर है, इसका प्लस इधर, इसका माइनस इधर, बाकी एक की है, कोई खास बात नहीं, सिंपल है। आपको बस नज़र रखनी है कि करंट कैसे जाएगा। बैटरी के प्लस माइनस देखो, करंट फ्लो करवाओ इसके अंदर से, और फिर देखो क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इफ R1 R2 R3 R4 R5 सारे बराबर हैं एंड ऑल आर इक्वल टू 3 ओम। हाँ, सबका वैल्यू एक बराबर है 3 ओम, यानी 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता था यहाँ पे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अब आप इसमें देखो, प्लस की तरफ से करंट को लेके जाओ, ये आ रहा है करंट। करंट गया R1 में, R1 से 2 रास्ते, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, फिर इधर आया और फिर इधर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिस्टम है R4 R2 और R3 का, जिसमें R2 और R3 एक दूसरे के साथ सीरीज में है और R4 इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। तो इसको रीड्रॉ कर दें क्या? इसको अपन रीड्रॉ कर देते हैं इस सर्किट को। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ R1 से, दिस इज R1। इधर नीचे यहाँ लिख दिया R2 R3, ऊपर R4, और ये कॉम्बिनेशन आगे R5 से मिल रहे हैं, R5। अब इजी हो गया। अब बस इसको बैटरी से जोड़ दो, ऐसा करके बैटरी से जोड़ दो। इधर की लगा दिया ये, तो हमने इस सर्किट को रीड्रॉ कर दिया ऐसे, और ये सारे 3 ओम के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये भी 3 ओम है, 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 ये भी 3 ओम है। हाँ, तो अब आप कर लो इसको। पहले तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर कॉम्बिनेशन निकालना है, पहले RS फिर RP, और फिर ये तीनों एक दूसरे के साथ में सीरीज में हैं। ये और ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सीरीज में दिस प्लस दिस प्लस दिस कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे आप RS निकाल लो, RS इक्वल टू R2 प्लस R3 दैट इज 3 प्लस 3 दैट इज कितना बना? 3 प्लस 3 दैट इज 6। यहाँ पे लिख दिया 6 ओम, है ना। ये पूरा 6 ओम हो गया। 3 ओम ये पहले से ही है। 1/RP इक्वल टू
ना, ये दिख रहा है आपको, ये है ना 3 ओम एंड 6 ओम। तो 1/RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर दीज टू कितना होगा? हमेशा ध्यान रखो 6 और 3 रहेंगे तो 2 ही आएगा आंसर हमेशा। प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगी ये सब चीज़ें अपने आप और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 1/3 + 1/6, यहाँ पे 6 लिख दें, 2 + 1 3/6 तो 2 आया ना। 1/RP अगर 2 है तो RP कितना है? 1/2 है, 1/RP तो RP 2 है। तो यहाँ पे इनका सबका कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, तो 3 + 3 6 + 2 8 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन, है ना। यही करना था बस। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखें। इसको भी कर डालो अपने आप, मज़ा आएगा आपको। हाँ, 5 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन, फाइंड द अमीटर रीडिंग व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। मतलब करंट निकालना है इसमें। अब आप देखो, अपने आप करो और नहीं कर पाओ तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या क्या दिख रहा है आपको? अगर आपको इसमें देखने में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, R1, ये R1 है, दैट इज 3 ओम। ये R2 है, दैट इज ऑल्सो 3 ओम। ये R3 है, दैट इज ऑल्सो 3 ओम। ये R4 है, दैट इज 0.5 ओम, 0.5, हाँ। और ये R5 है, दैट इज 0.5 ओम। तो सबसे पहले बैटरी का प्लस माइनस देखो, और बैटरी के प्लस की तरफ से करंट चलाओ तो करंट ये जा रहा है 0.5 ओम वाले से होकर के यहाँ तक गया, डी पे जा कर के 2 रास्ते में चला जाएगा, I1 I2। फिर जो I1 है वो यहाँ सीरीज़ है तो यहाँ भी I1 है, यहाँ पर आकर के वो ये इधर I2 जो जा रहा है इससे मिलेगा और फिर ये इधर चला जाएगा। तो इस सर्किट को इजीली रीड्रॉ किया जा सकता है। इसे पकड़ के ऐसे खींच दिया हमने, मतलब इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरा ये वाला R4 जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, R4 दैट इज 0.5 ओम। फिर उसके बाद 2 पार्ट्स में करंट चला गया, तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तो 2 रेजिस्टर्स हैं, ये इनको हम R1 और R2 बोल रहे हैं। हाँ, R1 और R2 दोनों ही 3 ओम के रेजिस्टर्स हैं, और इनके साथ पैरेलल में जो है वो भी 3 ओम है। 3 + 3 6 और 3 देखते दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 आएगा, ये 2 आ जाएगा, अपने को पहले ही पता चल गया। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। और फिर इससे जुड़ा हुआ है R5 दैट इज 0.5 ओम, देखो 0.5 ओम। और बस बाकी तो आपको बैटरी जोड़नी है इसमें, और कुछ है नहीं, है ना। बैटरी जोड़ दी ऐसे, है ना, इधर प्लस लिख दिया, इधर माइनस लिख दिया, यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया, माइनस माइनस अमीटर और बैटरी का आमने सामने, प्लस प्लस आमने सामने होना चाहिए। अमीटर यहाँ लगाते तो प्लस प्लस आमने सामने होते, यहाँ लगाया माइनस माइनस आमने सामने। ठीक है, तो आप देखो करंट कैसे जा रहा है। करंट जाएगा ऐसे, यहाँ से होकर के ये 2 रास्ते, ये 2 रास्ते, ऐसे ऐसे I1 I2, फिर दोनों मिल गए, फिर ये I हो गया। इधर भी I था, इधर भी I, ऐसे ये हो गया। अमीटर की रीडिंग ही बतानी है हमको, मतलब टोटल ओवरऑल I बताना है हमने। तो सबसे पहले क्या करें ऐसे में, अच्छा बैटरी हमारी 3 वोल्ट की है,
तो यहाँ पे 3 वोल्ट भी लिख देता हूँ मैं। तो वोल्टेज है, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन निकाल लें तो हमारे पास में करंट आ जाएगा, वही हमको चाहिए। ठीक है, तो चलो निकाल। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 आएगा ना, 2 आएगा, 1/RP प्लस 1 ये 3 + 3 6 है, RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ये 6 है, 6 ओम, तो 1/6 प्लस 1/3 है ना, 6, 1 + 2, 3/6 दैट इज 2। तो RP इज 2 ओम। ये पूरा 2 ओम हो गया। ये 0.5 है, वो भी 0.5 है, 0.5 0.5 1 1 + 2 3। तो ये R1, ये पूरा का पूरा R2 और ये वाला R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन 0.5 + 2 + 0.5 दैट इज 3 ओम। ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपने करंट निकाल लेना, I = V/R। What is V? 3. What is R? 3. What is I? 1 ampere. This is the answer. Reading of voltmeter would be 1 ampere. तो अब क्या करें? अब आप एक न्यूमेरिकल लिख लो कि 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में से जा रहा है, I = 1 एम्पियर। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन, क्या है ये जो भी था R1 R2 था ना, ये R2 में कितना करंट जाएगा वो कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से करना है, आपको आता है। बस कोई गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। 3 वोल्ट ये और ये सीरीज में है। हाँ, मैं पहले आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसमें आप गलती क्या करोगे कि आप यहाँ पे अगर लिख दोगे सीधे 3 वोल्ट तो गड़बड़ हो सकती है। ये हिंट है, आप ध्यान से देखो। ये पैरेलल है लेकिन ये और ये सीरीज़ में है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा तो सॉल्यूशन ही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस R2 में बताना है कि कितना करंट I का वैल्यू है, करंट का वैल्यू कितना है। ध्यान रखें 1 एम्पियर नहीं होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते चला गया करंट, तो कुछ और होगा। कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो अब ये बात हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके लिए लेकिन मैं आपको वापस से वहाँ लेके जाऊंगा जहाँ से हमने बात शुरू की थी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमको ये बात अब तक ये क्लैरिटी हो गई कि कोई सर्किट होता है तो उस सर्किट में एक सोर्स ऑफ एनर्जी यानी एक बैटरी या एक सेल होता है, और उस सेल की वजह से उस वायर के या उस कंडक्टर के या उस सर्किट के 2 एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। Now this potential difference is responsible for movement of electrons throughout the circuit. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं और हम कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट हम पॉजिटिव से नेगेटिव मानेंगे। लेकिन एक्चुअली हमें ध्यान देना चाहिए कि मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू आउट द सर्किट। ये इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो हमने रेजिस्टेंस का एक कंसेप्ट दिया था कि रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ the particles or the atoms inside the wire। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के वायर बना हुआ है वो अपनी जगह पर एक लैटिस फॉर्मेशन में लगे हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो उनसे टकराता है और इस वजह से रेजिस्टेंस होता है। तो किसी भी तरह का कलिजन जो है
पहला कंसेप्ट तो आप बिल्कुल सिंपल से ये समझो कि भागता हुआ इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा और एटम से टकरा के चलेगा तो किसी भी तरह के कॉलिजन में थोड़ी हीट डिसिपेट होती है, हीट रिलीज़ होती है, तो थोड़ी हीट रिलीज़ हो जाएगी और वायर गर्म हो जाएगा। अप्लायंस के अंदर ये होगा तो अप्लायंस गर्म हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ हो जाएगी। समझ गए आप ये बात? हाँ, हम एक वीडियो के थ्रू देखते हैं इस बात को कि जो सर्किट हमारा होता है उसमें क्या चल रहा होता है। नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, तो व्हाट आई एम सेइंग इज द सिंपल कि इलेक्ट्रॉन्स जो भाग रहे हैं इसके अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर लग रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स को टकरा के चल रहे हैं। और in other words we can say that the electrons have to use some energy to overcome the resistance offered by the conductor। हर कंडक्टर कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। जो जितना कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो उतना ही अच्छा कंडक्टर है। ये बात हम समझते हैं। तो जो भी कंडक्टर है, अच्छे से अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर ही क्यों ना हो, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। कॉपर का भी कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। अब एनर्जी कहाँ से आई इलेक्ट्रॉन के पास? इलेक्ट्रॉन अभी जो चल रहा है वो एनर्जी दी तो इसने है, हाँ, बैटरी नहीं तो दी है। और हम क्या बोलते हैं कि जो बैटरी है इट क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सर्किट। जो दोनों एंड इसके टर्मिनल्स पे जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस बैटरी और अ सेल गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कैन मूव अक्रॉस अ सर्किट। बैटरी अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करती है, हाँ, टू अदर फॉर्म्स। कि जो ये रजिस्टर है, हमने कहा था कि ये भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है, इसलिए हम उसको रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर इज अ कंडक्टर हैविंग अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसमिशन वायर। ट्रांसमिशन वायर का जो रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होता है। तो वो यहाँ पे जब घुसती है तो ये रेजिस्टर एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है और एनर्जी जो है वो हीट में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो एनर्जी बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को देती है, ऐसे समझो आप इसको, वो एनर्जी जब अप्लायंस में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उस डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है मोस्ट ऑफ द एनर्जी, जो कि उस अप्लायंस से, उस रजिस्टर से एक्सपेक्टेड है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लाइट है ना, जैसे कि फ़ैन के लिए मैकेनिकल एनर्जी, जो एनर्जी इसने प्रोवाइड की बैटरी ने, या ये समझो एक फ़ैन है। इफ दिस इज अ फैन, तो फैन का काम क्या है? घूमना, मोशन करना। उस मोशन के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से होती है। तो इस फैन की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ से आई है? जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका एक छोटा पार्ट हीट में भी कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस बैरियर। और फैन आपका धीरे धीरे गर्म होने लगता है उस हीट की वजह से। हाँ, हम कहते हैं कि ये वायर भी, ये फैन भी, या जो भी अप्लायंसेस होते हैं सर्किट में, वो हीट डिसिपेट करते रहते हैं। डिसिपेट का मतलब होता है कि टू रिलीज इन द एयर। आप अगर किसी फिलामेंटस बल्ब को, जो बड़ी देर से जल रहा है, आप उसके पास, उसे छुओ मत, उसके पास अपना हाथ लेकर के जाओ, या आप उस बल्ब के पास खड़े हो जाओ किसी स्टूल पे चढ़ के, आपको वहाँ पे गर्मी लगने लगेगी। हाँ, उसकी हीट डिसिपेट हो रही है।
एक्चुअली वो हीट देने के लिए नहीं था, वो बल्ब था। लेकिन फिलामेंटस बल्ब को इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ बल्ब, उसका टंगस्टन तो रेड हॉट हो जाता है। ओनली 3% ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ फिलामेंटस बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, ऑल अदर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट ओनली, दैट इज व्हाई इट इज़ वेरी हॉट। इतना हॉट कि आप अगर उसके ऊपर काफ़ी देर से जो गर्म हो चुका है उसके ऊपर पानी फेंक दोगे तो वो फट जाएगा। हाँ, तो करना मत ऐसा घर पे। हाँ, अब बोलो सर ने कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लो, और नहीं तो आप इंटरनेट पे भी मिल जाएगी ऐसी खुराफात। अपने घर में मत करना, कहीं मेरी डांट पड़वा दो तुम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए खर्च करना पड़ेगी, और वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द कंसेप्ट। सिंपल वर्ड्स में ये बोले कि इलेक्ट्रॉन्स जब वायर में चलते हैं तो वायर गर्म हो जाता है। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सर्किट, द वायर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट हीटेड अप। दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, करंट पास होने से अगर अप्लायंस गर्म हो जाए या वायर गर्म हो जाए तो द कंसेप्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। तो ये करंट चल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ध्यान रखें, हमारा करंट ऐसा दिखाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होता है। हाँ, अब इसमें रेजिस्टेंस था, वर्क डन टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस इज द कंसेप्ट। ये बात अभी हम कह रहे थे। क्या कि वर्क डन टू ओवरकम रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द रेजिस्टर इज कन्वर्टेड इनटू हीट अदर। प्रोवाइडेड बाय द वायर भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही करेगा। रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय एवरीथिंग, जिसमें से भी करंट जा रहा है, लेकिन इधर कम है और इधर ज़्यादा है, इधर अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हीट डिसिपेट हो रही है, एयर में जा रही है। डिसिपेटेड मतलब हीट डिस्पर्सेस इनटू द एयर, इसको हम बोलते हैं हीट डिसिपेटेड। तो हीट चली गई बाहर, दूसरी जगह चली गई। दिस कंसेप्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की करंट की वजह से हीट का पैदा हो जाना। ये बल्ब है, आपका फिलामेंटस बल्ब है, आप इसके पास हाथ लेके जाओगे, छूना नहीं है, अगर छुओगे तो हाथ ही जल जाएगा। आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आयरन है या हेयर ड्रायर है या हीटर है, इन सब, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करते हैं। यहाँ पर एक टर्म मैं यूज़ करूँगा, रेजिस्टिव सर्किट। हाँ, आप जो सर्किट देख रहे हो अभी तक वो केवल ट्रांसमिशन वायर से बनते हैं, है ना। उसमें बीच बीच में कहीं कहीं रजिस्टर लगा हुआ होता है। ये ट्रांसमिशन वायर एक कॉपर वायर है, जैसा ये हमने देखा था, और बीच बीच में रजिस्टर जो बन जाता है, हम कहते हैं कि मान लो ये एक नाइक्रोम वायर है, जैसे ये रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस इसमें अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वायर है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू द ट्रांसमिशन वायर। तो अगर समझो कोई सर्किट ऐसा हो जिसमें केवल यही वायर हो, अभी तो क्या हो रहा है कि कॉपर वायर है, बीच में हमने जिगजैग करके ऐसा वायर दिखा दिया या रजिस्टर दिखा दिया कोई भी। अगर ऐसा सर्किट जो केवल रजिस्टर से ही मिलकर के बना हुआ हो, द सर्किट मेड अप ऑफ एक्सक्लूसिवली विद रजिस्टर्स इज नोन एज रेजिस्टिव सर्किट। तो ये जो नाइक्रोम वायर है या मैंगनीन वायर होते हैं, ये वायर्स बेसिकली अलॉयज से बने हैं। इनकी रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है मेटल्स से, प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में। इस वजह से ये हम कहते हैं कि ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले हैं फॉर अ गिवन लेंथ एंड गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनके जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस देंगे। ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी कि उतना ही ज़्यादा
हीट बनेगा। तो हमारी हीटिंग डिवाइसेस में रेजिस्टिव सर्किट बना देते हैं। जैसे हीटर आपने देखा होगा, तो हीटर में इस तरह से ये जो वायर दिखाई देता है अंदर की तरफ, वो अंदर जो वायर है वो केवल रेजिस्टर से मिलकर के बना हुआ है, वो रेजिस्टिव सर्किट का एग्जाम्पल है ना। तो ये कंसेप्ट समझना कि जो हीटिंग डिवाइसेस हैं उनको, क्योंकि उनका काम ही हीट में कन्वर्ट करना है सारी एनर्जी को, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दी जा रही है, वो इसीलिए बने हैं कि वो हीट प्रोवाइड करें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करें कम से कम टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हीटिंग डिवाइस हो, उसके लिए हम ऐसा रेजिस्टिव सर्किट बनाते हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट मतलब सर्किट जो केवल रेजिस्टर्स से मिलकर के बना हुआ हो। ट्रांसमिशन वायर उसमें होना ही नहीं चाहिए। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम आता है। हाँ, ये हीटिंग डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को काम में लेते हैं। तो हीट का डिसिपेशन जो है वो कहाँ से, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने जो काम किया, इलेक्ट्रॉन्स ने काम किया टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वाज ऑफर्ड बाय द वायर। अब वायर भी आपका गर्म हो जाता है, लेकिन अप्लायंस ज़्यादा गर्म होता है वायर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वायर में आपका सर्किट जो है वो केवल एक वायर है, वो सिंगल वायर ऑफ कॉपर। आपके अप्लायंसेस जो हैं उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इस वजह से उनमें हीट ज़्यादा कन्वर्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो काम करते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है। यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उस सर्किट में उतनी ही ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाना चाहिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि हीट डिसिपेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि ये रहता है। तो चलो, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड अ सर्किट। ये बात तो हमको पता है। हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में चले जाएंगे। अभी उसको छोड़ो, अभी अपन बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये बात हमको पता है, हाँ, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज द वर्क डन टू मूव Q चार्ज अक्रॉस अ सर्किट, ऐसा हम बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। अब किसी सर्किट में हमें यह भी मालूम है कि जो करंट होता है वो I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। अगर आप पावर के कंसेप्ट पे जाओ तो पावर का क्या कंसेप्ट है, 9th क्लास में हम पावर की बात करते थे। किसी भी मशीन का पावर होता क्या है, कि पावर का मतलब उसका कैपेसिटी टू डू वर्क। हाँ, वो कितना, बेसिकली वही उसकी एफिशिएंसी है, W अपॉन T, या एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल यूनिट्स हैं। तो देखें कि हम कहते हैं P इक्वल टू W अपॉन T। फ्रॉम दिस, ये एक फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q, और ये एक फॉर्मूला है पावर का W अपॉन T। आप इसको E अपॉन T भी बोल सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम। आप इसको इन स्पेशल केसेस हीट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी और वर्क एक ही बात है। पावर के लिए ये सब बातें यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन अपन फिलहाल सिर्फ इन दोनों चीज़ों को देखो, इसको और इसको। V इक्वल टू W अपॉन Q, P इक्वल टू W अपॉन T, दोनों में हमको W कॉमन दिख रहा है। फ्रॉम दिस वर्क का फॉर्मूला लिखा जा सकता है V इंटू Q, एंड फ्रॉम दिस वर्क का फॉर्मूला लिखा जा सकता है P इंटू T। तो कैन वी से दैट P इंटू T इज इक्वल टू V इंटू Q? दोनों बराबर है ना, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो ये और ये बराबर है। बिल्कुल सिंपल बात। तो हम लिख देते हैं कि P इंटू T इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है, अब हमको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं,
वर्क डन जो है आपका, वो वर्क डन और एनर्जी, जो हमने कहा कि वर्क की जगह पे आप एनर्जी भी लिख सकते हो, हीट भी लिख सकते हो। इस हीट वाले टर्म को याद रखना कि हम बाद में इसे काम में लेंगे। फिलहाल हमको ये पता चल गया कि हम इससे पावर का एक फॉर्मूला यूज़ निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं इस टी को उठा के नीचे रख देता हूँ, तो ये V इंटू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। अब आपको ये याद होगा, हाँ, ये तो याद होगा आपको कि जो Q अपॉन टी है वो I है, हमने यहाँ लिखा ऊपर। I जो है वो Q अपॉन टी है। तो इस Q अपॉन टी की जगह अगर मैं I लिख दूँ तो पावर के लिए फॉर्मूला मुझे मिल गया V इंटू आई या VI। तो पावर का फॉर्मूला आया P इक्वल टू VI। ये P इक्वल टू VI जो है, इसको हम ओम्स लॉ यूज़ करके दो अलग टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसमें ओम्स लॉ यूज़ कर लें, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, हाँ, और कहता है I इक्वल टू V अपॉन R। तो मैं एक फॉर्मूला तो ऐसे निकाल सकता हूँ, P इक्वल टू V की जगह IR लिख दूँ, तो V की जगह जब मैं IR लिख दूँगा, IR इंटू I हो जाएगा। तो मुझे पावर के लिए एक फॉर्मूला मिल गया I स्क्वायर R, हाँ, V इक्वल टू IR। तो यूज़ किया हमने इसके लिए, ये रिलेशन मिल जाए। तो पावर का एक फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला ये मिल गया, एक और मिल जाएगा तीसरा फार्मूला अगर हम यहाँ I की जगह V अपॉन R लिख दें। द थर्ड वन इज P इक्वल टू V इंटू आई की जगह क्या लिख रहे हैं, V अपॉन R। तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन बात चल रही थी हीट की, तो हम वापस हीट पे जाते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई। और अब देखो ये वाला फॉर्मूला हीट, P इक्वल टू H अपॉन टी है ना, तो हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कंडक्टर, इस T को उठा के यहाँ रख देंगे तो H इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा, हाँ। और P क्योंकि हमने कहा कि VI है, तो हम हीट की जगह क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू VIT, नंबर 1। और अगर P की जगह I स्क्वायर R यानी V की जगह IR लिख दें तो हीट की वैल्यू निकलेगी H इक्वल टू IR इंटू आई, दैट इज I स्क्वायर R T। अगर I की जगह V अपॉन R लिखोगे तो हीट हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, नंबर 3। अब यहां पे जो फॉर्मूला नंबर 2 है, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग विच सेज, इस फॉर्मूला को देखो क्या बोल रहा है ये, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T। यानी कोई अप्लायंस या कोई वायर, कोई भी कंडक्टर, उसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, द करंट पास थ्रू इट, जितना भी करंट उसमें से जा रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कंडक्टर। उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हीट जो है वो ज़्यादा होगी। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का ये मतलब है। और टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, मतलब जितनी देर तक आप उस अप्लायंस को यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा हीट होगी। ये तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। अगर किसी अप्लायंस को ज़्यादा देर तक यूज़ किया जाए वो गर्म हो जाता है। अब बहुत देर तक फ़ैन को यूज़ करोगे, आप टच करके देखो उसको, वो गर्म होता है, हाँ। जितनी देर तक आप यूज़ करोगे टाइम बढ़ रहा है इन द फॉर्मूला I स्क्वायर RT। टाइम ज़्यादा, हीट ज़्यादा।
रेजिस्टेंस ज़्यादा, हीट ज़्यादा, करंट ज़्यादा, हीट ज़्यादा। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम कल की क्लास में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशंस की बात करेंगे, है ना। आपको ये डेरिवेशन ज़रूर आ गया होगा, इसको 2-3 बार देखो वीडियो को, जिससे कि आपको याद हो जाए। हमने सिर्फ ये बोला V = W/Q और P = W/T, ये दो फार्मूला पुराने फार्मूला है, उनको यूज़ किया। W का वैल्यू V × Q, P × T आमने सामने रख दिया, पावर का वैल्यू निकल गया V × Q/T, Q/T I था तो पावर VI हो गया, पावर VI था तो ओम्स लॉ यूज़ करके I² RB हो गया और V²/RB हो गया। ये 3 फार्मूला निकले। फिर P = H/T कर लिया हमने, यहाँ से पहले से ही लिखा था, तो हीट के लिए फार्मूला आ गया P × T, P की जगह VI लिखा तो VIT, I² R लिखा तो ये तीनों वैल्यूज़ पावर की हैं, ध्यान रखो। VI भी पावर है, I² R भी पावर है और V²/R भी पावर है। हम हर जगह P × T लिख रहे हैं, P की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पहले ही लिख दी थी। हाँ, 1, 2 और 3, ये और ये। बोलो बात आई कि नहीं समझ में? बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन I² RT हमसे अक्सर पूछा जाता है, तो हमको ये ठीक से समझ में आना चाहिए। और यही सब फॉर्मूला मिलकर के न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आने वाले हैं आगे भी। आज मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसका वो न्यूमेरिकल्स आई एक्सपेक्ट कि सब लोग सॉल्व करके भेजेंगे। हाँ, देखते हैं कौन सबसे पहले भेजता है। ठीक है, चलो, थैंक यू।